देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इस समय बीच में से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों को अभी सीआईबी वाले बच्चों को करना है, उनका 13 को एग्जाम है, तो ये कंबाइंड क्लास है। अदरवाइज हमें दूसरा टॉपिक लेना था। ठीक है, तो अभी हम डेप्रिसिएशन करेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका, कोई नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कल के लिए बताया बीआरएस और ट्रायल बैलेंस करेंगे। कल लंबी क्लास लेंगे, ऑफ है आप लोगों का, सुबह 11 बजे से लेंगे और फिर जितना भी टाइम लगेगा। और संडे में हम लोग करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो चैप्टर है। तो आप लोग इन चैप्टर्स को प्लीज पहले से देख के रखिएगा, जो भी डाउट्स होंगे उनको निकाल के रखिएगा, क्योंकि टॉपिक हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम लोग डाउट्स ही लेंगे कि इसमें जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी या कंफ्यूजन होंगे इन टॉपिक्स में, उसी को कंसीडर करेंगे। सिर्फ एक नॉर्मल रिवीजन करके कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके बाद सीधा हम लोग उसके डाउट्स ही लेंगे। तो आप लोग प्लीज अपने डाउट्स निकाल के रखिएगा इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी वैल्यू ऑफ एसेट में फॉल होना। हमारी जो भी एसेट है उस एसेट में अगर कोई गिरावट आती है या उसकी वैल्यू में कोई कमी आती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज ए चार्ज टू प्रॉफिट P&L अकाउंट फॉर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ इट्स यूज। ऑब्वियसली आप देखिए कि अगर हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है तो क्या होगा? अगर हमारी वैल्यू ऑफ एसेट में कमी आ रही है तो ये हमारे लिए क्या है? एक लॉस है, एक्सपेंस तो है नहीं। क्या है ये? एक लॉस है। तो इस लॉस को हम लोग चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। सपोज ये आपका P&L अकाउंट है और यहाँ पर डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इसको हम क्या मानते हैं? लॉस मानते हैं। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? जो भी आपकी वैल्यू ऑफ एसेट होगी, वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय, या तो आपको परसेंटेज दिया होगा, और अगर परसेंटेज नहीं दिया होगा तो फिर वैल्यू दी होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड्स बाय लाइफ ऑफ द एसेट। या तो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे डेप्रिसिएशन, अदरवाइज वैल्यू ऑफ एसेट इनटू परसेंटेज करके निकाल देंगे। जैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक तो इसका ट्रीटमेंट होता है कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड आता है टू डेप्रिसिएशन के नाम से। और अगर आपसे कोई पूछे इसके बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट में से क्या होता है? माइनस हो जाता है ये। ठीक है, मैडम एक बार फिर से बताइए ना, P&L अकाउंट से। जी मैम। देखिए जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट में जो गिरावट आती है उसको बोलते हैं, और ये हमारा एक लॉस होता है। तो लॉस है तो इसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन के नाम से। निकालते कैसे हैं इस अमाउंट को? या तो
परसेंटेज से निकाल लेते हैं अगर गिवन होता है, और अगर परसेंटेज नहीं होता तो फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से हम वैल्यू निकाल लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। और फिर बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, कि जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है वो एसेट लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फिर जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सपोज आपकी जो एसेट है वो 1 लाख रुपीस की थी और 10,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, तो आप क्या करेंगे 90,000 वहां पे शो करेंगे बैलेंस शीट में, आप 90,000 शो करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, कि जो भी आप अपना एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, तो उस पेन बनाने के बिजनेस में जो डायरेक्ट कॉस्ट है या जो एक्चुअल एक्सपेंसेस मेरे हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखिए डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, एसेट्स पे लगेगा। तो वो एसेट्स यूज हो रही है ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, तो डेप्रिसिएशन को भी हम ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं। ये चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है क्या वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है या फिर नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो आपको याद रखना है डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कि वो कॉस्ट जो एक्चुअली यूज हो रही है या वो खर्चे जो आपके डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन को, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं उसके लिए। इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैंने बता दिया आपको, देखिए 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ड्यू टू, किन किन कारणों से हो सकता है फॉल ऑफ एसेट, उसको हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे, या फिर और कोई रीजन, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या फिर कोई ब्रेकडाउन हो गया, वो मशीन एकदम से खराब हो गई, टूट गई। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ एन एसेट में फॉल होता है या गिरावट आती है। अब ये जो डिक्रीज है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ग्रेजुअल मतलब एकदम से नहीं, धीरे धीरे और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 एवरी ईयर। देखिए अगर सपोज आप भी कोई एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कार परचेज की 5 लाख रुपए की, अगर आप इसको 2 दिन बाद भी बेचेंगे तो भी ये 5 लाख में नहीं जाएगी, सीधा इसकी जो वैल्यू है वो 4 लाख या 3.5 लाख हो जाएगी। तो सेम वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसको यूज करने से जो उसकी कीमत में जो गिरावट आती है, धीरे धीरे उसका मतलब वो घिसती है मशीन, या फिर उसमें कोई टेक्नोलॉजी का चेंज आता है। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स पे बात करें तो BS4 और BS6 आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, BS6 जो है वो नई टेक्नोलॉजी है और BS4 आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सब चीजें हैं, इन सबको हम जब कंसीडर करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डेप्रिसिएशन का। इसको हम लॉस मानते हैं और उसको P&L में चार्ज करते हैं और बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, P&L में डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट में माइनस करते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है डेप्रिसिएशन में? नो मैम। देखिए नो मैम। जी, रीजंस क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के, अभी हमने बताया। एक तो जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, घिस जाती है वो, तो उसको बोलते हैं वेयर एंड टेयर ड्यू टू एक्चुअल यूज। सेकंड, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, कि देखिए एसेट में mere passage of a time will cause a fall in the value of an asset। सपोज आपने अपने घर में, या आप मोबाइल का एग्जांपल लीजिए, आपने मोबाइल को परचेज करके रख लिया अपने पास, यूज नहीं किया आपने, डब्बे में बंद है। आप उसको अगर एज इट इज वापस करने जाएंगे तो भी उसकी जो काउंटिंग होगी वो सेकेंड हैंड में होगी और वो उतने रुपए में नहीं जाएगा वापस जितने में आपने खरीदा था, भले ही आपने यूज नहीं किया। समझ रहे हैं? तो अगर किसी एसेट को खरीदे हुए कोई भी टाइम हो जाएगा, सपोज चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो महीना हो, साल हो, भले ही आपने उसको यूज नहीं किया, स्टिल उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। मानते हैं ये चीज? यस मैम। नेक्स्ट है आपका ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस में आपका आता है जो आपकी टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है।
अब देखिए जब भी कोई नया इन्वेंशन आता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल का। मोबाइल में इतना जल्दी जल्दी इन्वेंशंस हो रहे हैं कि जो भी आपके पुराने मोबाइल्स हैं उनकी जो वैल्यूज है, सपोज लास्ट ईयर कोई मोबाइल लॉन्च हुआ था, उसकी जो वैल्यू है, उसकी कॉस्ट 25,000 थी। अब उसी में एक नया वर्जन आ गया, ये प्रो मैक्स और ये सब करके एक नया वर्जन आ गया। अब ये जो नया वर्जन आया, तो इस नए वर्जन के आने से इस वाले की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, सपोज 15,000 हो गई। क्यों? क्योंकि लोग अब नई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे ना। अगर कोई मोबाइल खरीदना जाएगा तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तो लेटेस्ट लूंगा, सो दैट कि बार बार ना खरीदना पड़े। तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उससे पुरानी टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। देखिए ये मोबाइल दुकान में ही रखा है, किसी ने खरीदा नहीं, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हो गई? ड्यू टू ऑब्सोलेंस और न्यू इन्वेंशन ऑफ परमानेंट चेंज इन डिमांड। जैसे BS4 और BS6 का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब BS6 गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया था, तो उस समय आपको याद होगा बहुत हैवी डिस्काउंट्स आए थे टू व्हीलर्स पे, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स पे, जो भी BS4 इंजन के थे। क्यों? क्योंकि उन कंपनी वालों को पता था कि अब हमारे लिए तो ये वेस्ट ही हो गया, तो इसलिए उन्होंने 50% डिस्काउंट और जो भी डिस्काउंट्स थे उस पे इन ऑटोमोबाइल्स को सेल किया था। तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब देखिए, ना तो आपने यूज किया, ना आपने खरीद के अपने पास रखा, स्टिल वैल्यू कम हो गई ड्यू टू ऑब्सोलेंस। उसके बाद एक्सीडेंट, सपोज वो कार थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, नई कार थी, तो उसकी जो वैल्यू है वो अचानक से ज्यादा फॉल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फॉल इन मार्केट प्राइस, इसमें आप देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी गवर्नमेंट कोई टैक्स में चेंज कर देती है, या फिर किसी रूल में चेंज कर देती है, तो उससे या एक आपका पेट्रोल प्राइसेस है। आप लोगों ने देखा हो कि जैसी पेट्रोल प्राइसेस में चेंज आता है, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आपके एसेट्स हो या नॉर्मल आपके डेली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज है उसमें फर्क पड़ता है पेट्रोल के चेंज होने से, या फिर गवर्नमेंट के किसी भी टैक्स में चेंज होने से। तो अगर किसी भी रीजन से मार्केट प्राइस में कोई गिरावट आई है, तो वो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है। देखिए फ्यू केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो एसेट है वो डेप्रिशिएट करने की बजाय एप्रिशिएट करती है। एग्जाम्पल देंगे कोई? वही लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड है या लैंड है, एक्टिक या आइटम या है, फिर आपके जो वो एंटीक एंटिक। हाँ, आर्टिकल्स होते हैं, या जैसे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस जो होते हैं, जैसे कोई बहुत ज्वेलरी, पुरानी स्टैम्प है, या फिर ज्वेलरी, कोई, जी ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह। हाँ जी, गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड में भी आप देखेंगे कभी भी इसके जो प्राइस है वो मतलब हमेशा बढ़ते ही हैं। वो 100-150 रुपए जो डेली फ्लक्चुएशन होता है वो एक अलग चीज है, पर अगर आप एक नॉर्मल चार्ट देखें तो जो प्राइसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं। 2018 में जो गोल्ड प्राइसेस है वो 27,000 थे फॉर 22 कैरेट, और इस समय पे 22 कैरेट की जो गोल्ड प्राइस है वो है आपका अराउंड 50,000। ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस कभी एग्जाम्पल में आता है, तो आप प्लीज ये ज्वेलरी वाला मेंशन मत कीजिएगा। जो आपका 24 कैरेट गोल्ड होता है उसको मेंशन कीजिएगा। ठीक है। तो कुछ आपकी ऐसी एसेट्स हैं जिनकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होने की बजाय क्या होती है, एप्रिशिएट होती है। उसके एग्जाम्पल्स है लैंड बिल्डिंग, ओल्ड पेंटिंग्स, और आपका गोल्ड ज्वेलरी, या कोई भी इस तरह की जो एसेट्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड फॉर डेप्रिसिएशन? देखिए क्या क्या नीड्स है, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही बन रहे हैं, कहीं और से नहीं बन रहे। वो क्या कहेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कॉज या जरूरत नहीं है, तो आपको यही पॉइंट्स दे देंगे, इसी में कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। अब अगर देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश आइटम है। भले ही आपकी वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में फॉल आ रहा है, लेकिन आपके पास से कुछ जा तो नहीं रहा ना कैश की फॉर्म में। लॉस हो रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन कैश तो नहीं जा रहा है ना, कोई आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है आपके पास से। इसीलिए अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि जब कोई पर्सन, कोई बिजनेस एंटिटी लोन लेने के लिए आती है,
तो आप लोग क्या करते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज हुआ होता है, उस डेप्रिसिएशन को वो नेट प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर देते हैं उस पर्सन की एक एग्जैक्ट कैश पोजीशन चेक करने के लिए। yes, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअल में कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, ये आपका एक नॉन कैश आइटम है, पर हमें फिर भी इसको कंसिडर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लॉस तो हो रहा है ना हमें। तो करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ती है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट है उसमें कितना डेप्रिसिएशन आया है। ठीक है, तो करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है और P&L में चार्ज करना पड़ता है, सो दैट वी विल नो द करेक्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियसली अब आपकी जो एसेट है, आपने उसको 10 लाख का खरीदा था, आपने डेप्रिसिएशन का कोई वहां पे आपने मेंशन नहीं किया और आप उसको हमेशा 10 लाख ही दिखा रहे हो उस एसेट को, तो ये तो अगर देखा जाए तो ये करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होगी ना। अब तो इस एसेट की जो वैल्यू है वो मुश्किल से सपोज 2 साल बाद सिर्फ 8 लाख ही रह गई है, लेकिन हम फिर भी 10 लाख दिखा रहे हैं, डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी करेक्ट नहीं आएगी अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे तो। और अगर आप डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे तो आप करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इन दोनों पॉइंट्स में? करेक्ट प्रॉफिट जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये भी एक लॉस है, भले ही हमारे पास से कुछ गया नहीं लेकिन लॉस तो हो रहा है, हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो लॉस हो रहा है, तो इसको P&L में चार्ज करेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट में से उस डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करेंगे, सो दैट कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलते रहे अपनी एसेट की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब 10 लाख की एसेट है, हमें पता है इस तरह से तो वैल्यू गिरते गिरते 1-1 लाख अगर हर साल गिरेगी तो 10 इयर्स बाद क्या होगा, इस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसका काम भी खत्म हो जाएगा। अब हम अपना प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते ना, बिजनेस तो नहीं बंद कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस मशीन को खरीदेंगे। अब वापस से सडनली 10 लाख रुपए का एक्सपेंस करना हर बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 साल बाद इस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो एवरी ईयर P&L से 1 लाख रुपए चार्ज करके एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1-1 लाख रुपए हर साल डालते रहेंगे, तो 10 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, इस अकाउंट में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पर 10 लाख रुपए आ गए, मशीन की वैल्यू 0 हो गई, तुरंत ही नई मशीन खरीद लीजिए। अब सपोज वो मशीन 10 की ना आके अगर 12 लाख की आ गई, कोई बात नहीं, 2 लाख हम अपने नेट प्रॉफिट से ले लेंगे, लेकिन एक अच्छी खासी अमाउंट तो हमारे पास अरेंज हो गई ना, तो एकदम से बिजनेस के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। तो ये भी एक जरूरत है डेप्रिसिएशन की, किस लिए, टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो ये जो हम पैसा चार्ज करते हैं 1-1 लाख रुपए हर साल, उसको हम एक अकाउंट में डालते रहते हैं, और फिर जब हमारी एसेट की वैल्यू 0 होती है तो वहां से उस अमाउंट को फाइंड आउट करके हम लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट को यूज कर लेते हैं फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करेगी, मतलब जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट आएगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो एसेट की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, कितने में आपने खरीदा है, प्लस उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, कि जब आप उसको सेल करेंगे, जब उसकी वैल्यू वैसे 0 हो जाएगी, तो वो जो लोहे के भाव या कूड़े के भाव जो जाएगी, उससे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, रेजिडल वैल्यू। कि जब मशीन बिल्कुल यूजलेस हो जाती है तब आप उसको सेल करते हैं, तो सेल करके जो आपको मिलता है वो आपकी स्क्रैप वैल्यू है। जिससे कि आप लोग अगर सपोज आपकी पुरानी किताबें अगर आप उसको सेल करते हैं, तो देखिए MRP तो किताबों का बहुत ज्यादा होता है, 500, 600, 800 रुपए तक की किताबें आती हैं, लेकिन जब आप उनको रद्दी में बेचते हैं तो क्या कैसे होती है वो, 10 रुपए किलो, समझ रहे हैं? तो ये जो सेल है, इससे जो आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू।
कि जब उसका यूज खत्म हो जाएगा, उसकी वैसे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो तब वो कितने रुपए में बिकेगी, उसकी जो बॉडी है, अगर सपोज लोहे की बॉडी है तो वो लोहे के रेट पे जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। थर्ड आपका एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इयर्स, कि ये जो भी हमने एसेट परचेज किया है इसकी कमर्शियल लाइफ कितनी है, कि कितने सालों तक ये काम करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब ऐसे चलाने को तो आप उसको रखे रखिए, हमेशा चलती रहेगी, लेकिन वो एफिशिएंट यूज उसका आप कब तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खराब मशीन इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसका जो असर है वो आपके प्रोडक्शन पे पड़ेगा, तो आपको बिजनेस में लॉस होगा। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, एक कमर्शियल लाइफ को लेकर चलती हैं कि ये जो मशीन है वो 10 साल तक अच्छा काम करेगी, तो 10 साल तक हम इसको यूज करेंगे, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज देखिए। अकाउंटिंग एंट्री डेप्रिसिएशन क्या है आपका, पीएनएल में डेबिट होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी एसेट होगी। सपोज मशीनरी है तो आपने मशीनरी ले लिया, और ये अमाउंट अभी हम देखेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक तो ये वाला तरीका है नॉर्मल, जब आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब आप ये चीज कर रहे हैं, यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं P&L अकाउंट में डेबिट साइड। एक तो ये वाला तरीका मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो ये है, देखिए आप लोग क्या करते हैं, उसकी जगह पर आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका है, जैसे मेथड्स होते हैं ना, तो ऐसी दो मेथड है। एक मेथड है जिसमें आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, की आपने क्या किया, डायरेक्टली मशीनरी की वैल्यू से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दिया या चार्ज कर लिया। या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट से माइनस मत कीजिए, आप एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कीजिए और डायरेक्ट उसमें उसको ट्रांसफर कर दीजिए। पहले वाले केस में क्या है, एसेट में से माइनस हो रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने एसेट में से, या तो एक तरीका एसेट में से माइनस कर लीजिए, दूसरा तरीका क्या होता है, एसेट को अभी अनटच रखिए, उसको कुछ नहीं करना है, उसके बदले आप क्या कीजिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट को कहाँ पे आप ट्रांसफर करते रहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करते रहिए इसको। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो बैलेंस शीट में एसेट की जो वैल्यू है वो आपकी अनचेंज रहती है। सपोज अगर 10 लाख है तो 10 लाख ही रहेगी। फिर आप उसको प्रोविजन में, जो आपके प्रोविजंस होते हैं आपके लायबिलिटी साइड में, वहां पर आप इसको दिखा देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा एक चीज देखिए, आप एसेट में से यहाँ पे किसी चीज को माइनस कीजिए, या फिर आप इधर लिख दीजिए, तो जो उसका नेट इफेक्ट होगा वो दोनों केस में सेम ही होगा। या तो आप इधर से माइनस कर लीजिए या फिर इधर लिख दीजिए किसी चीज को, तो आपका क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेम आएगा दोनों ही केस में, बस तरीका अलग अलग है। एक तरीका है कि डायरेक्ट एसेट में से माइनस करके दिखा दीजिए, दूसरा तरीका क्या है कि एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, सारा पैसा उसमें ट्रांसफर कर लीजिए और उसको यहाँ पे लाइबिलिटीज में दिखा दीजिए। समझ पा रहे हैं आप दोनों मेथड्स? ये मेथड ऑफ Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन है। तो आपका आ सकता है कि आपसे पूछेंगे क्वेश्चन ना, कि बताइए कौन से केस में एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस करके नहीं दिखाई देती है, या फिर एसेट की जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है। तो उसका आंसर होगा इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लीज याद रखिएगा। मैडम एक जी छोटा सा ही पूछिए। है। जी जो प्रोविजन होता है वो बैलेंस शीट में होता है, जी और जो मशीन को डेप्रिशिएट करते हैं वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देखिए सर, जी यहाँ पे बताती हूँ मैं। एक है सिंपल वाला मेथड, एक है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड। पीएनएल में दोनों जाएंगे। देखिए ये आपने बनाया प्रोविजन भी पीएनएल, जाएगा। जी पीएनएल अकाउंट बनाया, यहाँ पे आपने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन। इस केस में भी पीएनएल में आपने लिख दिया टू डेप्रिसिएशन। लेकिन बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका तो होगा कि एसेट में से माइनस करके दिखा देंगे डेप्रिसिएशन, जो भी फिगर आएगी। यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस शीट में यहाँ पर जो एसेट है उसकी वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे, इधर में आप दिखा देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये डिफरेंस है।
P&L में तो चार्ज होगा ही होगा क्योंकि लॉस तो वो है ही, लेकिन उसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो आप देख लीजिए। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे कि बताइए कौन से केस में बैलेंस शीट में एसेट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है, तो आंसर होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में। देखिए हमारे जो मेन मेथड्स हैं वो 3 है, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है आपका SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, एवरी ईयर जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सेम रहती है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम एवरी ईयर, बस वो मंथ्स वगैरह की वजह से थोड़ा चेंज हो जाती है, लेकिन अमाउंट सेम रहती है। दूसरा मेथड है आपका WDV मेथड। WDV मेथड क्या है, WDV मेथड में होता है कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपकी चेंज होती है एवरी ईयर। और थर्ड मेथड आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, इसका भी एक तरीका होता है, अभी बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो जो मेन मेथड्स हैं वो आपके SLM और WDV होता है। SLM में हर साल डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, WDV में चेंज होती है, ठीक है। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, उसका नाम था कंसिस्टेंसी। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, बताइए जरा। कोई भी मेथड हम अगर फॉलो करते हैं तो उसी को फॉलो जी करना चाहिए कंसिस्टेंसी। जी एवरी ईयर वो सेम उसमें चलना हाँ चाहिए। जी, सेम मेथड आपको, रहना चाहिए। सपोज अगर आपने SLM को अडॉप्ट कर लिया तो आप कोशिश कीजिए कि हर साल SLM ही आप अडॉप्ट करें, जिससे कि एक क्लियर पिक्चर सामने आए। बार बार अपने मेथड्स को फ्लक्चुएट ना करें, कभी जरूरत है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इनकम टैक्स के केस में ऐसा होता है कि जो इनकम टैक्स वाले हैं वो WDV को ही कंसीडर करते हैं एज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स में WDV को ही माना जाता है। तो अगर कोई कंपनी SLM पे है, मतलब SLM मेथड यूज कर रही है, तो उसको फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स उसको WDV से भी डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाना पड़ेगा जिस समय पे ऑडिट हो रहा होगा या इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो रही होगी। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब ऐसा ही होना है तो WDV पे ही कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उस समय पे WDV पे कर लेंगे, अभी हमें SLM ठीक लगता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो लोग मेथड अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जिस मेथड पे आपने एक बार आपने स्टिक कर लिया तो उसी पे ही आपको रहना है। और लेकिन ऐसा नहीं कि फिर आप चेंज नहीं कर सकते, जरूरत है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका एक कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है, प्रथा है एक, ठीक है। तो अब देखिए SLM मेथड क्या होता है। SLM मेथड में जो अमाउंट है वो इक्वल रहती है ईच ईयर, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्राइस, जो भी आपका एसेट का प्राइस है। अच्छा, अब एक यहाँ पे भी पॉइंट है, पहले भी बताया मैंने आपको, कॉस्ट ऑफ प्राइस में क्या होगा, जो भी आपका कॉस्ट है प्लस जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। सपोज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, या फिर शोरूम से फैक्ट्री तक लाने के लिए जो आपका कैरेज खर्च हुआ, रिक्शे वाले ने जो पैसे लिए, वो भी उसी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। सपोज क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी हैं, आपको बोला है कि कैरेज पे किया है उसको एसेट को लाने में, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, या फिर उसके वेजेस पे किए हैं, 2 मजदूर आए थे वहां से फिटिंग करने के लिए तो उनको आपने पैसे दिए। तो ये सब जो चीजें हैं ये इसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट कह रहे हैं वो इसको कह रहे हैं, उसके अंदर सारी चीजें आएंगी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, प्लस जो उस पे एक्सपेंसेस होंगे, कैरेज होगा, इंस्टॉलेशन, वेजेस, सब। वर्किंग कंडीशन लाने तक वो जितना खर्चा जी है वही। जी, ठीक है। उसको वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट करने तक उस पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है अकाउंट्स में ना, वो ये होता है, आपसे पूछते हैं वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन कौन से अकाउंट में जाएगा। ऑप्शंस होते हैं मशीनरी अकाउंट, सपोज ये मशीनरी के इंस्टॉलेशन की बात करें। सेकंड आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बताइए इन दोनों में से कहाँ पे जाएगा। मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में अकाउंट। जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 लाख रुपए की कॉस्ट है, 1 अक्टूबर 2010 को आपने मशीन परचेज की थी। यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया, जहां पे भी आपको परसेंटेज दे देंगे फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है,
कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। ये तब लगेगा जब आपको परसेंटेज नहीं दी होगी। अगर आपको परसेंटेज दिए तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। तो 4 लाख की मशीन है, 1 अक्टूबर 2010 को परचेज की थी और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है। कितने साल का बनाना है? 3 इयर्स का बनाना है। तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन बताइए जरा। 4 लाख इंटू डेप्रिसिएशन 10%। कब परचेज किया? अक्टूबर में परचेज किया, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स बैठेंगे? 6। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 month 6 तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा। 20,000 तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो आ गया 20,000। अब सेकंड ईयर का कितना आएगा? सेकंड ईयर में परसेंटेज 40 सेम रहेगी, बस ये हट जाएगा क्योंकि वो पूरे साल का निकालना है, तो 40 आ जाएगा। थर्ड ईयर का कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब ये तो हो गई डेप्रिसिएशन निकालने की बात। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? उन्होंने क्या पूछा है कि ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 सालों का। तो देखिए इसके लिए इसमें सबसे एसएलएम पहले एसएलएम यूज कर रहे हैं मैडम, डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हैं इसमें? सर एसएलएम कर रहे हैं अभी। एसएलएम यूज कर रहे हैं। जी देखिए, तो हमें ट्रक अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब लेजर बनाना आप लोगों को आता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे प्रोसीजर में जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो एक जर्नल एंट्री होती है आपकी डेप्रिसिएशन लगाने की। देखिए मेथड अभी हम नॉर्मल वाला फॉलो करेंगे, प्रोविजन वाला नहीं कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में। P&L टू डेप्रिसिएशन, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्या बना रहे हैं? ट्रक अकाउंट। अच्छा मशीन परचेज भी तो की थी, उसकी भी एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या होगी? मशीन परचेज करने की होगी। तो आपके पास क्या आया? मशीनरी, मशीन सॉरी ट्रक है ये इस क्वेश्चन में ना, ट्रक लेके चलना है। मशीनरी डेबिट टू टू बैंक जो आपने पेमेंट करी है, ठीक है। मैंने मशीनरी लिखा है पर आप लोग ट्रक मानिएगा। तो ये 3 एंट्रीज होंगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, P&L टू डेप्रिसिएशन। अब देखिए अकाउंट्स कौन से पूछे, एक तो मशीनरी वाला बनाना है और एक डेप्रिसिएशन वाला बनाना है। 2 जगह डेप्रिसिएशन आ रहा है, 2 जगह मशीनरी आ रहा है। तो अब देखिए पहले हम लोग जब ट्रक अकाउंट बनाएंगे, ट्रक अकाउंट 2 जगह आया ना, एक तो बैंक वाली एंट्री में आया, एंट्री ये थी ना, ट्रक परचेज किया तो ट्रक डेबिट टू बैंक। अब ट्रक अकाउंट में ट्रक का नाम तो आएगा नहीं, डेबिट साइड में किसका नाम जाएगा? बैंक के नाम से जाएगा। ये क्लियर है ना सबको? यहाँ पे टू बैंक कैसे आया? क्योंकि हमने जर्नल एंट्री से लेजर बनाया, ट्रक अकाउंट बना रहे हैं तो साइड उसी की रहेगी, अमाउंट उसी की रहेगी, लेकिन नाम बैंक आएगा। तो टू बैंक 4 लाख रुपीज। कौन सी डेट को खरीदी थी? 1 अक्टूबर को। डेप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड ऑफ द पीरियड लगता है, तो 31 मार्च को लगेगा। कितना? 6 मंथ्स का। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू ट्रक। अब इस केस में ट्रक कहां पर है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में एंट्री होगी, लेकिन किसके नाम से होगी? डेप्रिसिएशन के नाम से होगी, क्योंकि अपने अकाउंट में नाम नहीं आता ना। तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000। किसी को डाउट है इसमें कैसे ये लेजर कैसे बन रहा है? ये 2 एंट्रीज थी, पहली एंट्री थी ट्रक परचेज करने की, दूसरी एंट्री थी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो दोनों ही में ट्रक आ रहा था, तो ट्रक आ रहा था तो यहाँ पे डेबिट में था तो बैंक के नाम से आ गया, यहाँ पे ट्रक क्रेडिट में था तो डेप्रिसिएशन के नाम से आ गया। क्लियर? कितना आ जाएगा आपका? फिर आप बैलेंसिंग करेंगे, 3,80,000 बैलेंस बचा, 4 लाख आपने दोनों साइड लिख दिया। फिर इस बैलेंस को आपने ब्रॉट डाउन किया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखिए ट्रक तो सिर्फ एक ही बार परचेज किया था, तो ये वाली एंट्री तो अब दोबारा नहीं होगी, ये तो वन टाइम एंट्री है। फिर उसके बाद लेकिन जो डेप्रिसिएशन है, मैंने आपको बताया हर साल लगेगा, तो फिर जो थर्ड एंट्री होगी वो क्या होगी? वापस से यही होगी नेक्स्ट ईयर में, डेप्रिसिएशन टू ट्रक। तो अगेन फिर ट्रक अकाउंट में डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट साइड, लेकिन इस बार फुल अमाउंट से आएगा 40,000 से। बैलेंस कितना बचा? 340। अगेन बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया, फिर दोबारा से थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया, फिर 40,000 आ गया, बैलेंस बचा 3 लाख। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हाट विल बी द बैलेंस इन द ट्रक अकाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो आंसर होगा 3 लाख रुपए।
बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछते हैं कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना बैलेंस था, तो 3,40,000। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए अभी। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या है, डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज हो रही हैं। एक एंट्री तो क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन टू ट्रक हो रही है एक एंट्री, तो दूसरी एंट्री क्या हो रही है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, उसको फिर हम P&L में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये तो एंट्रीज है। अब देखिए डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में तो किस नाम से आएगा, टू ट्रक के नाम से आएगा, और इधर P&L तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में तो P&L के नाम से आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ध्यान रखना है एंट्री होगी जो हमारे अकाउंट की साइड होगी, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में तो क्रेडिट में एंट्री होगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट में तो डेबिट में एंट्री होगी, बस नाम अपोजिट वाले का आ जाएगा। यहाँ पे ट्रक आ जाएगा, यहाँ पे P&L आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि अमाउंट दोनों में सेम ही है, भाई जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है उसी को तो ट्रांसफर करेंगे P&L में, तो यहाँ पर कोई भी बैलेंस सीडी या ब्रॉट डाउन नहीं होता है, नॉर्मल एवरी ईयर वो अपने आप से ही बैलेंस हो जाता है। दोनों तरफ 20,000 आया, बैलेंस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में 40 हो गया, थर्ड ईयर में 40 हो गया। क्लियर है, बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए प्लीज, मैं WDV तभी कराऊंगी जब आपको ये क्लियर होगा। मैडम एक बार डेप्रिसिएशन वाला बता दीजिए, वो कैसे कैलकुलेशन हुई ना। ये बताऊं सर, ये 20 40 ये कैसे आया? हाँ ये वाला। अच्छा ठीक है, देखिए सर जब हमें परसेंटेज दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉस्ट इनटू परसेंटेज कर देते हैं। कॉस्ट है हमारी 4 लाख इंटू 10%, और ये जो मशीन है वो हमने अक्टूबर में परचेज की थी 1 अक्टूबर को, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का ना लग के 6 महीने का लगेगा। तो जब हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया तो 20,000 आ गया सर। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ नेक्स्ट सर कैसे करेंगे? जी, नेक्स्ट ईयर का जो है, अब नेक्स्ट हमारा ईयर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च को एंड हुआ। तो अब इस ड्यूरेशन में तो पूरे साल रही ना हमारे पास वो एसेट, तो इसलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 4 लाख इंटू 10%। सिर्फ फर्स्ट वाले में 6 मंथ्स का इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि वो मिड ऑफ द पीरियड में उन्होंने परचेज किया था, अक्टूबर में परचेज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का लगना था डेप्रिसिएशन। लेकिन उसके बाद वाले जो साल है उसमें तो पूरे ड्यूरेशन में रही ना मशीन हमारे पास, तो इसलिए फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, तो वो आपका 40,000 आ गया। और ये टोटल पे लगेगा ना मैडम? जी सर, 40,000। SLM में क्या होता है आपका मतलब जो भी आपकी कॉस्ट होती है उस पे लगता है, हमेशा 4 लाख पे ही लगेगा SLM के केस में। WDV में चेंज होता है, लेकिन SLM में क्या है कि जो आपकी एक बार जो कॉस्ट दी हुई है उसी पे ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बस मंथ्स का आपको देखना है कि अगर, और ये भी फर्स्ट ईयर में ही होगी कि अगर सपोज आपने लेट परचेज किया उस मशीन को, तो फिर अकॉर्डिंगली 3 महीने 6 महीने 9 महीने जितने का भी होगा उतने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन बाकी के ईयर्स में टोटल फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन लगेगा 4 लाख पे ही। ठीक है, ठीक है मैडम। क्लियर है? ये अकाउंट्स कैसे बने प्लीज इसको जरूर समझ लीजिए, क्योंकि WDV में क्या होता है अमाउंट की कंफ्यूजन होती है, तो वहां पर फिर इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले सिंपल वाले में देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, 2 एंट्रीज मशीन की होंगी परचेज करने की और आपकी डेप्रिसिएशन लगाने की, और फिर नेक्स्ट ईयर्स में तो खाली एक ही एंट्री होगी, तो फिर एक ही दिखाएंगे, बाकी बैलेंस सीडी बीडी करते रहेंगे। और आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो तो और भी इजी है, उसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगी नहीं, तो दोनों तरफ सेम अमाउंट आती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए अब आते हैं WDV मेथड पे। WDV मेथड जो है वो क्या कहता है, सपोज आपकी 4 लाख थी मशीन, या इसी वाला इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो मशीन की 20,000 थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% था, तो आपने क्या किया फर्स्ट ईयर में लगाया 20,000 का 20%, कितना आएगा 4,000 रुपीज आ जाएगा। 20,000 इंटू 20% लगाएंगे। लेकिन WDV में क्या होता है कि जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा वो बैलेंसिंग फिगर पे लगता है, मतलब 20,000 आपकी पहले कॉस्ट थी,
उसमें आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 4,000 रुपए हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 16,000। तो जो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा वो 16,000 पे लगेगा, ना कि 20,000 में। एसएलएम पे क्या हो रहा था, हर साल 20,000 पे लगना था। डिफरेंस समझ रहे हैं? वहां पर मैम क्या होता है 5 कहाँ से आया? 5 कहाँ से मैम, आया? ये इन्होंने ऐसे कर दिया, 20 डिवाइड बाय 100, ये 1/5 कर दिया। ठीक है मैडम, मतलब 20% ना लिख के 1/5 कर दिया उन्होंने। 1/5 कर ठीक है, तो एक्चुअल एसएलएम और 30% जी एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एसएलएम में क्या होता है, हर साल 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन डब्ल्यूडीवी में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जिस अमाउंट पे लगता है वो अमाउंट आपकी चेंज होती रहती है एवरी ईयर। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 16,000 बैलेंस बचा, तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 16,000 पे लगेगा। अब 16,000 पे जब आपने 20% डेप्रिसिएशन लगाया तो 3200 आया, तो 16,000 में से 3200 माइनस करेंगे, 12,800 आएगा। तो जो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा वो 12,800 पे लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन आया 2560, फिर 12,800 में से 2560 माइनस करेंगे, 10,240 आएगा। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 10,240 पे लगेगा। बताइए, क्लियर है सबको कि हो क्या रहा है डब्ल्यूडीवी में? यस मैम। चलिए अब देखते हैं, अगर सपोज हमें सेम क्वेश्चन है वही वाला जो हमने एसएलएम से किया था ना, एसएलएम में जो हमने अभी ट्रक अकाउंट और डेप्रिसिएशन जी। अकाउंट बनाया था सेम है, बस इसको हमें डब्ल्यूडीवी से करना है। मतलब डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो चेंज होगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी फर्स्ट ईयर में सेम रहते हैं दोनों, क्योंकि सेम वैल्यू पे लगते हैं तो सेम रहेंगे। देखिए 4 लाख की आपने ट्रक परचेज किया, डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया था 20,000, फर्स्ट ईयर सेम रहेगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया। अब डब्ल्यूडीवी में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है, ये जो 38,000 है, एसएलएम में तो 4 लाख का 10% लगा, 40,000 आ गया। लेकिन डब्ल्यूडीवी में क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 4 लाख पे नहीं लगेगा, वो 3,80,000 पे लगेगा। बुक वैल्यू। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आएगी, उस वैल्यू पे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा 38,000। फिर उसके बाद फिर आपने वही किया, 3,80,000 बैलेंस पहले से था, डेप्रिसिएशन 38,000 लगा, बैलेंस कितना बचा, 342। तो जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका 342 पे लगेगा। समझ रहे हैं? देखिए इजी भी तो यस है, मैम। जो बैलेंस बच रहा है उस पे लगा दीजिए, यस है मैम। ना। आपको अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा बस जो आपकी वैल्यू यहाँ पे बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस पे लगा दीजिए डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बस डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस आपका ये है कि 4 लाख पे ना लग के बैलेंसिंग फिगर पे लगेगा डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होगी। यहाँ पे 40 थी एसएलएम के केस में, यहाँ पे भी 40 थी, लेकिन आपका डब्ल्यूडीवी में चेंज हो गया। सेकेंड ईयर में 38 थी, थर्ड ईयर में 34,200 हो गई। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। देखिए आगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसएलएम? देखिए सबसे पहले एडवांटेज तो क्या है, सिंपल है, एक बार डेप्रिसिएशन लगा लिया, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर साल वही रहेगा। देयर इज नो वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आप लोग मुझे बताइए, क्या सच में ऐसा होता है कि आपकी जो वैल्यू है एसेट की वैल्यू में, एसेट वैल्यू हर साल यूनिफॉर्मली चेंज होगी? नहीं, जितनी मशीन पुरानी होगी उतना ज्यादा खर्चा जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी वैसे वैसे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, बढ़ेगा, कम होगा। कम होगा, कम होगा। क्योंकि वैल्यू कम होती जाएगी ना। यस इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंश्योरेंस वाला ले सकते हैं। जी। जब आप किसी सपोज नई कार पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फर्स्ट ईयर का जो, सॉरी डेप्रिसिएशन कह रही हूँ, इंश्योरेंस Insured amount प्रीमियम जो ज्यादा आपकी रहेगा। आएगी
जी। वो फॉर एग्जाम्पल आपका 20,000 में हुआ इंश्योरेंस नई कार का, फिर जब आप नेक्स्ट ईयर कराएंगे तो आपकी जो प्रीमियम है वो कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि एसेट की वैल्यू कम कम होती हो- जा रही है। इंश्योरेंस वाले भी WDV मेथड अडॉप्ट करते हैं और इनकम टैक्स वाले भी, तो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मशीन एसेट आपकी पुरानी होते जाती है, एक्टिवा या फिर आपकी कार पुरानी होती जाती है, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम की जो अमाउंट है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो भी डिक्रीज हो रही होती है। तो समय के साथ डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए, लेकिन SLM में क्या है, SLM में यूनिफॉर्म रहता है। तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस है कि वो एक क्लियर पिक्चर या जो एक नॉर्मल फिगर्स आपको नहीं देता। ठीक है। और एक और चीज होती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो आपके रिपेयर्स के एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जितनी मशीन पुरानी होगी उतना ज्यादा उसमें आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए WDV जो है ये एक रिकॉग्नाइज मेथड है, मैंने आपको बताया इनकम टैक्स वाले इस मेथड को मानते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस वाले भी इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड मेथड है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट इसी मेथड को मानते हैं, WDV को। तो पहला एडवांटेज तो इसका ये कि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक तरह से कंप्लाई करेंगे विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एंड इंश्योरेंस और कंपनीज एक्ट। इस मेथड में क्या होता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एंड डेप्रिसिएशन होता है वो आपके इक्वल रहता है। मतलब देखिए जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो रही है। और जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है तो आपके जो रिपेयर्स वगैरह है तो वो भी कौन सी कॉस्ट पे लगेंगे, वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेंगे, तो वो भी आपके कम होंगे। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं आती। हम कहते हैं ना कि जिस दिन जीरो आएगी उस दिन नई मशीन खरीद लेंगे, WDV में जीरो ही नहीं आती वैल्यू, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, भी आप लोगों ने खुद देखा, क्योंकि आपको एवरी ईयर कैलकुलेशन करना पड़ता है और हर साल वेरिएशंस रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप एक बार इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि हम लोग डेप्रिसिएशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये भी मेथड है, एक्चुअल प्रोडक्शन और यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब आप क्या करेंगे ना, आप अपनी एसेट को इस तरह से रिड्यूस करेंगे जितना उसने साल में काम किया है। जैसे हम लोगों को सैलरी मिलती है ना कि भाई जितना काम किया उतनी सैलरी मिलेगी। जैसे वेजेस आप मान लीजिए एक दिन काम करा तो वेजेस मिल गए, अगले दिन छुट्टी कर ली तो नहीं मिले। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपका ये जो प्रोडक्शन मेथड है डेप्रिसिएशन का, इसमें हम क्या करते हैं कि जो उस मशीन ने एक्चुअल प्रोडक्शन किया डिवाइड्स बाय टोटल जितना उससे प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था पूरी लाइफ में, टोटल लाइफ का प्रोडक्शन, और यहाँ पर टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट। मतलब यहाँ पे एसेट की वैल्यू आ गई, सपोज 4 लाख की थी वो, यहाँ पे एसेट वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया जो उसने किया, डिवाइड में टोटल प्रोडक्शन जितना उससे हमें उम्मीद थी, कितनी, पूरी लाइफ की, एक साल की नहीं, पूरी अपनी लाइफ में वो जितना प्रोडक्शन उसका एक्सपेक्टेड है वो डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया इनटू टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब जो भी आपकी एसेट की वैल्यू होगी। ये आता नहीं है एग्जाम में ना, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है टोटल परचेज प्राइस, जो मशीन का प्राइस है वो है आपका 1 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, और आपका जो मशीन ने प्रोडक्शन किया है वो किया है 2 लाख पेन। और ठीक है, एक मिनट देखिए, पहले तो ये आप वैल्यू जो निकालेंगे, जब भी आपको स्क्रैप दिया होगा तो आप उसको कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट कितनी आ जाएगी, 90,000 आ जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट आपको 90,000 मिल गई। दूसरी चीज, आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, परचेज ऑफ पेन प्रोडक्शन, दिस मशीन कैन मैन्युफैक्चर, ये कितना 10 लेगा, लाख 10 लाख है। 10 तो yes. 10 लाख पेन वो बना सकती है अपनी पूरी लाइफ में, और उसने कितने बनाए,
2 लाख, तो तो 2 लाख डिवाइड्स बाय 10 लाख इंटू इंटू 90,000 90,000, यहाँ से आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट मिल जाएगी 18,000। हर साल प्रोडक्शन चेंज होता रहेगा तो आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जितनी भी आपकी मशीन की लाइफ होती है उसको हम सम कर लेते हैं। सपोज अगर 10 ईयर्स है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टोटल आ गया 55। तो अब आप जिस ईयर का भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में 55 रखेंगे इनटू कॉस्ट ऑफ एसेट। देखते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में जब आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, सपोज आपका 1 लाख कॉस्ट है उसकी, आपकी कॉस्ट की, तो आप 10/55 कर देंगे। समझ रहे हैं? सेकेंड ईयर का जब लगाना होगा तो 9/55 कर देंगे। थर्ड ईयर में 8/55 कर देंगे। किसी को डाउट है इस वाले मेथड में तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ नहीं थर्ड करना ईयर है। थर्ड जी ईयर बताइए, यूजफुल लाइफ में तो आपने 6 लिखा हुआ है यहाँ। कहाँ पे मैम? नीचे चाहिए, ऊपर जाइए, सॉरी, ये थर्ड ईयर यहाँ पे? यूजफुल लाइफ। हाँ, नीचे नीचे मैम। यहाँ पर हाँ, ये थर्ड थर्ड ईयर। ईयर, हाँ, हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा है? थर्ड ये है ईयर ना मैम, यूजफुल लाइफ। देखिए फर्स्ट ईयर में 10/55 करेंगे, फिर नीचे उसके बोल रहे हैं बाद थर्ड ईयर यूजफुल है, थर्ड ईयर 3 इयर्स है तो 3 + 2 + 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अच्छा 6। ये क्वेश्चन चेंज हो गया ना यहाँ पे, जी जी। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये ओके 10 सॉरी। ईयर्स का एग्जांपल था, फिर ये आपका 3 इयर्स का था। 3 इयर्स ओके का होगा ओके। तो 3 to 1 हो जाएगा। तो हाँ उस ठीक केस में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 3/6 करेंगे, सेकेंड ईयर का लगाएंगे तो 2/6 करेंगे, थर्ड ईयर का करेंगे तो 1/6 करेंगे। है। ओके ओके। ठीक है? तो बहुत ज्यादा ये एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि कैसे करना है, बाय चांस अगर आ गया तो। ठीक है, अब देखिए लास्ट टॉपिक जो इसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्सेस एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। मैंने आपको बताया था कि कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ये करती है कि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं P&L अकाउंट से। फिर क्या करती है, ये जो अमाउंट होती है जो हमने P&L से निकाली है, इसको हम लोग किसमें क्या करते हैं, प्रोविजन बना के रखते हैं, या कह लीजिए एक अकाउंट में डाल के रखते हैं। तो अब क्या होने लगा है, अब हम इस पैसे को सोचते हैं कि ये 10 साल तक एक अकाउंट में ये पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा यूजलेस, तो इससे बेटर, जब हमें पता है कि 10 साल से पहले ये पैसा निकलना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में, और फिर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है मार्केट में। ठीक है, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, सपोज 10 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब क्या होगा, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, 10 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, लेकिन मशीन तो 12 की भी आ सकती है। तो इस 10 को 12 बनाने के लिए कंपनीज क्या करती है, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा आपको 10 लाख की जगह थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं, प्रॉफिट वगैरह जो भी मिलता है। तो आपके पास 10 की बजाय सपोज 12 लाख रुपए का इंतजाम हो गया 10 साल बाद, फिर आप इसको यूज कर लीजिए मशीन को परचेज करने में। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं उसमें, डेप्रिसिएशन अकाउंट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं, फिर इसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जब टाइम पूरा हो जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, सेल उससे जो सेल प्रोसीड से जो पैसा आता है उससे हम नई मशीन परचेज कर लेते हैं। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है? मैम ठीक है, सिंकिंग ये फंड के देखिए। लिए कौन सा एन्युटी का फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंकिंग फंड के लिए हाँ, किसका फॉर्मूला? एन्युटी ड्यू क्या, एन्युटी ऑर्डर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी मैम ड्यू मेरे का ख्याल करेंगे? से तो, क्योंकि ये एंड पीरियड में होता है डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफर है ना, 31 मार्च को होता है ये, मतलब जो भी 31 मार्च कह लीजिए या 31 दिसंबर, जो भी डेट होगी, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कुछ कुछ का ऑर्डिनरी। है ना, तो आपका एंड पीरियड वाला लगेगा, मतलब ऑर्डिनरी वाला लगेगा मैम। ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना?
कि इस Yes, पैसे ma'am. को सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे, फिर एट द एंड ऑफ लाइफ क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, बेच से जो पैसा मिलेगा उसको यूज कर लेंगे फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक है इसमें, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये जो हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे फॉर टेंजिबल एसेट्स। और सपोज अगर आपकी जो एसेट्स है वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जैसे आपका गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, तो ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, तो उनकी भी तो वैल्यू में कमी आती होगी, तो उस पे जो कहना चाहिए डेप्रिसिएशन लगता है, उसका जो टर्म है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। आप लोगों ने जो आप नया वाला फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना, आपके बुक में जो दिया है फाइनल अकाउंट कंपनीज एक्ट 2013 वाला, वहां पर आपको ऐसे लिखा होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। जब आप पढ़ेंगे ना उसको तब आपको मिलेगी वाली टर्म। तो डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन आपका इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। बात वही है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, लेकिन बस फर्क कितना है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है। क्लियर? किसी को डाउट है पूरे चैप्टर में? इसको कंप्लीट समझूं मैं? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, तो टाइम भी हो गया, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कल आप लोगों का ऑफ है, तो कल हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि देखिए 18 से 22 तक मैं भी ऑफ लूंगी, मेरे घर में शादी है भाई की मेरे, तो इन दिनों मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि ये जो अभी कमिंग सैटरडे संडे है, यहाँ पे मैं आपको ज्यादा टाइम देके ज्यादा टॉपिक्स आपके कवर करा दूं, जिससे कि आप लोगों को भी लॉस ना हो। ठीक है, तो इसलिए सैटरडे संडे में हमारी बड़ी क्लासेस रहेंगी, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जैसे भी हमारा टॉपिक होगा, जितना टाइम लगेगा हम उसको टाइम लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज सैटरडे संडे को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास मिस ना करें, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स हम इन दोनों दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैम सैटरडे को एग्जाम है हमारा, किसका एग्जाम है? रिटेल का। सीआईबी वालों का है मैडम। अच्छा, सीआईबी वालों का? नहीं सर, ये जो मैं क्लास के लिए कह रही हूँ, ये मैं जीआईबी वालों के लिए कह रही हूँ। आप लोगों की तो शायद सर लेंगे क्लास, और आप लोगों की जो वो कल टॉपिक रह गया था ना आपका, वो इनकम टैक्स वाला टॉपिक जो आपका बचा था, और एक जो अभी ये डेप्रिसिएशन मैंने पढ़ा है ना, आपके में और भी टॉपिक्स हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं कराया क्योंकि वो जीआईबी वाले बच्चों के में नहीं है। तो वो जो आपके इस टॉपिक के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं आपके, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन था, वो मैं आपको अभी सर से पूछ के रात में जो भी टाइमिंग होगी आपको, तो मैं आज रात में ही करा दूंगी। ठीक है मैडम। मैडम मॉर्निंग का बोल रहे थे सर। मॉर्निंग का ही बोल रहे थे? कल मॉर्निंग का? आज कल तो वो शायद वो पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट। देखिए सर, मॉर्निंग में जो डेप्रिसिएशन है ना, वो आपका एक पार्ट है सिर्फ, जो मैंने अभी करा दिया, लेकिन बाकी के जो टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में जहाँ पे डेप्रिसिएशन था, वो भी कवर कराने हैं। तो वो मैं आपको अभी सर से बात करके एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे, तो उसमें मैं आपका ये जो भी 2 यूनिट सर ने मुझे दी थी, ये मैं कंप्लीट करा दूंगी उसी क्लास में। ठीक है, और ये जो मैं सैटरडे संडे वाली क्लासेस कह रही हूँ, ये जेआईबी वालों के लिए। ठीक है, ठीक है मैम। किसी को डाउट है डेप्रिसिएशन में? मैम न्यू ईयर के लिए शीट दे दीजिए मैडम, हो सके तो। क्या चीज सर? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैडम। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है मैम। ऐप में एक पूरा पीडीएफ फाइल है, तो वहां पे आपको दिया हुआ है ये डेप्रिसिएशन टॉपिक के नाम से क्वेश्चंस होंगे वहां पे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें जो भी डाउट्स होंगे फिर उसके बाद आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।